हेलो एवरीवन, आप सभी का एमकेवी वैद्युत पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए ट्रांसफार्मर जो एक इलेक्ट्रिकल मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि एक पीडीएफ तैयार की है ट्रांसफार्मर के जितने भी क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसफार्मर के चैप्टर से। मैंने ट्रांसफार्मर की एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप की पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार की है। और इस पीडीएफ को आपके सामने मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि आपको ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन के साथ साथ ट्रांसफार्मर की थ्योरी भी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको डिक्टेट करूंगा, बताऊंगा, जिससे कि आपका क्या हो कि एक चीज पीडीएफ को पूरा देखने से आपका एक तो पीडीएफ या क्वेश्चन वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा, साथ साथ क्या होगा आपका ट्रांसफार्मर की जो थ्योरी है वो भी साथ साथ तैयार हो जाएगी। जिससे कि क्या हो कि अगर इस पीडीएफ से कोई अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप अगर ये पूरी पीडीएफ या ये मेरा पूरा वीडियो सही से देखते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, तो आपका इन पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं इसके अलावा भी काफी पोर्शन ट्रांसफार्मर का कवर हो जाएगा। ये वीडियो मैंने ऐसे सभी बच्चों के लिए बनाया है जो अभी यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्जाम जल्दी आने वाले टाइम में देने जा रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एमकेवी वैद्युत पाठशाला में। मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ ये बना रखी है ऑल टेक्निकल एग्जाम्स, जैसे कि यूपीपीसीएल टीजी2, एएलपी, डीआरडीओ, इसरो, यूपी आर्यूनल, डीएमसी या जितने भी आईटीआई से संबंधित या पॉलिटेक्निक से संबंधित एग्जाम्स होते हैं टेक्निकल एग्जाम्स, तो उसमें देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर जो एक चैप्टर है इलेक्ट्रिकल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी वेटेज रखता है। काफी क्वेश्चन यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो या अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाया है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो सबने पढ़ा होगा या सबने देखा होगा ट्रांसफार्मर सबके घर के आसपास लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसके ऊपर एक वोल्टेज आता है और वो दूसरे साइड पे हमें वोल्टेज देता है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टेज और करंट को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी वोल्टेज या करंट को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर डीसी को एसी वोल्टेज में बदलता है, ट्रांसफार्मर एसी को डीसी वोल्टेज में बदलता है। तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर बना के दिखा रहा हूं। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं V1 वोल्टेज देते हैं और आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, V2 वोल्टेज मिलता है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ इनपुट पे क्या होता है, AC सप्लाई होती है और आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, AC। तो ट्रांसफार्मर कभी भी क्या होता है कि AC को DC में नहीं कन्वर्ट करता है, ना तो DC को AC में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, एक वोल्टेज को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है। वोल्टेज कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग AC वोल्टेज। ठीक है, AC जो वोल्टेज होता है उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक चीज और याद रखना है आप लोगों को, अगर ये ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है या फिर करंट को कम या ज्यादा करता है। करंट लोड के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा है कि जब ये वोल्टेज को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है, या कह सकते हैं कि जब एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर करते समय जो फ्रीक्वेंसी है एफ, ये चेंज नहीं होती। मतलब अगर यहाँ पे आप 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई देंगे तो आउटपुट पे हमें 50 हर्ट्ज की ही एसी सप्लाई मिलेगी। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टेज और करंट को कम या ज्यादा करने के लिए किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। डीसी को जो एसी में कन्वर्ट करता है वो अलग डिवाइस होती है, या एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है उसका अलग नाम होता है, या डीसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है वो अलग डिवाइसेस होती हैं। मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वर्टर, सबके घर पे लगा होता है। दूसरा, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को एसी में, ठीक है, ये प्राइमरी से सेकेंडरी में एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो क्लियर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत या वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ ऑप्शंस क्या है, सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, या एम्पियर्स लॉ पे काम करता है, या कूलाम के नियम पे काम करता है। अब ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे इसके बारे में। एक बार आप इसको समझ लीजिए। तो मैं फिर से एक ट्रांसफार्मर बनाता हूं।
ये हमारी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये क्या है, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इससे यहाँ करंट I1 फ्लो होती है, और I1 करंट से क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लक्स इंड्यूस होता है, जिससे यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होता है E1। अभी जो E1 इंड्यूस हो रहा है, ये कैसे इंड्यूस हो रहा है, जब इसमें अल्टरनेटिंग सप्लाई लगाएंगे तो एक करंट I1 फ्लो करेगी प्राइमरी वाइंडिंग में, और इस I1 की वजह से क्या होगा, इस कोर के अंदर, ये ट्रांसफार्मर की क्या है, कोर, ठीक है। अब कोर के अंदर क्या होगा, एक हमारा फ्लक्स सेटअप होगा। मैंने इस फ्लक्स को ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये फ्लक्स कैसा होगा, अल्टरनेटिंग टाइप का फ्लक्स होगा, जिसको हम लोग फाई एम से लिखते हैं। अब ये वाला फ्लक्स क्या करेगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग को खुद कट करेगा। जब खुद की वाइंडिंग का फ्लक्स खुद को कट करता है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब खुद का फ्लक्स खुद को कट करे, ठीक है। अब यहां पे हम अगले पोर्शन में जाते हैं। अब इस वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी में भी जाएगा, तो सेकेंडरी में जब इसको कट करेगा तो यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा E2, फैराडे के नियम से। यहां जो सेकेंडरी में ईएमएफ E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 इक्वल टू होगा माइनस का N d∅dt, N होगा यहाँ पे N2, नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब ये जो फ्लक्स यहाँ पे है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में आया है। अब इस वाइंडिंग का फ्लक्स यहां पे आया और इस फ्लक्स को यहां पे ये वाइंडिंग कट कर रही है, या कह सकते हैं वाइंडिंग स्थिर और फ्लक्स कैसा, अल्टरनेटिंग है। तो इस वाइंडिंग से लिंकेज फ्लक्स क्या है, वो चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, E2 इक्वल टू माइनस N2 d∅dt, फ्लक्स सेम है। अब इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग ने जो फ्लक्स सेटअप किया वो सेकेंडरी में गया, और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2, तो इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, सेल्फ भी हो रहा है और म्यूचुअल भी हो रहा है। तो बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल हम सेल्फ लगाएं या फिर म्यूचुअल लगाएं। तो इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है, ठीक है। तो अब सेल्फ क्यों नहीं है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये एक बार आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। देखो ट्रांसफार्मर का एक्चुअल काम क्या है, इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग में एनर्जी को ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना। और ट्रांसफर किसकी वजह से हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हो रही है, सेल्फ इंडक्शन की वजह से नहीं हो रही। सेल्फ इंडक्शन की वजह से यहाँ पे E1 एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, लेकिन E2 जो इंड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं वोल्टेज जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये सेकंड ऑप्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो आज के बाद से आप लोग गलती नहीं करेंगे, सेल्फ और म्यूचुअल में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे हम हमेशा याद रखेंगे म्यूचुअल की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही सेकेंडरी में, तो म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग, तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी जाती है केवीए में, एचपी में, केवीआर में, केडब्ल्यू में। ऐसे अगर ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग, मतलब अगर आप मार्केट में लेने जाए ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर से डिजाइन होते हैं तो वो किस रेटिंग में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया केवीए, एचपी, केवीआर, केडब्ल्यू। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में तीन टाइप की हम लोग मशीनें पढ़ते हैं। एक होता है एक बेसिक, जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर, दूसरी होती है हमारी मोटर, और तीसरा होता है जनरेटर, ठीक है। अब यहां हम लोग समझ लेते हैं, इस एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन और हम समझेंगे। तो ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, इनकी रेटिंग किसमें होती है, इसको हमेशा के लिए अगर आप याद करना चाहते हो, सबसे इजी तरीका क्या है, केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर की रेटिंग उन चीजों की होगी जिनका ऑपरेशन पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता होगा। पावर फैक्टर मतलब जहां पे एसी सप्लाई से संबंध होगा और हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा हो, एसी मिल रहा हो, वोल्टेज मिल रहा हो, इलेक्ट्रिकल मिल रहा हो, तो वो रेटिंग्स केवीए में होंगी। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होगी, केवीए। इसकी रेटिंग किसमें होगी, केवीए, ठीक है, क्योंकि इसका ऑपरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर फैक्टर पे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मोटर की रेटिंग किसमें होती है। तो मोटर में हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल पावर मिलती है। मोटर इलेक्ट्रिकल को क्या करता है, मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। तो मोटर की हमेशा जो रेटिंग होगी किसमें होगी, मेगावाट या एचपी में होगी, ठीक है। अब अगला आ जाता है जनरेटर। अब जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर जिसको सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं, और एक होता है डीसी जनरेटर।
अब जनरेटर में हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अगर एसी जनरेटर की बात करेंगे तो हमें आउटपुट पे एसी मिलेगा, डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, डीसी। अब डीसी में क्या होता है, पावर फैक्टर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जहां पे पावर फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो डीसी जनरेटर की रेटिंग किसमें होगी, मेगावाट में, एमडब्ल्यू में। और अगर हम बात कर ले एसी जनरेटर, तो बेटा एसी जनरेटर क्या है, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, एसी सप्लाई, और वो पावर फैक्टर के ऊपर उसका ऑपरेशन डिपेंड कर रहा है। ऐसे एसी जनरेटर जो हम लोग घरों पे यूज करते हैं या जहां से हमारी लाइट बनती है वहां पे जो जनरेटर यूज किए जाते हैं वो एसी जनरेटर होते हैं, और उनका भी ऑपरेशन किस पे डिपेंड करता है, पावर फैक्टर पे। और जो चीज पावर फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर या ट्रांसफार्मर है, उनकी रेटिंग किसमें होगी, हमेशा KVA। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे जो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें दी जाती है, तो ये क्या होगा, हमेशा KVA में दी जाती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी टर्न्स 400 है, सेकेंडरी टर्न्स 100 है ट्रांसफार्मर के लिए। प्राइमरी में करंट कितनी है, 20 एम्पियर, तो हमें सेकेंडरी में करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन है कि हमने यहां पे एक ट्रांसफार्मर बना दिया है, ये यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने, N1, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स N2, और इसमें जो करंट है I1 है, और इसमें जो करंट है I2 है, और यहां पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया V1, और यहां पे हमें आउटपुट मिला V2, और यहां पे जो EMF इंड्यूस हुआ वो E1 है, और यहां पे जो हुआ है E2। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, सबको पता भी होगी, E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1, ठीक है। तो जितना वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स वाला रिलेशन है वो सेम चलेगा, E1 N1 V1, E2 N2 V2। और जो करंट्स में जब आएंगे, करंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ V1 है तो यहाँ पे I2, और V1 I1 E1 क्या है, प्राइमरी साइड पे वैल्यू है, V2 I2 और N2 ये क्या है, सेकेंडरी साइड की वैल्यूज हैं। तो रिलेशन क्या है, E1 अपॉन D2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दिया है N1 और N2 दिया है, N1 कितना दिया है 400, N2 कितना दिया है 100, और I1 कितना दिया है 20 एम्पियर प्राइमरी साइड। तो हमें I2 निकालना है, तो सिंपल से निकाल लेंगे भाई, N1 अपॉन N2 400 बटे 100 इक्वल टू क्या होता है I2 अपॉन I1। तो I2 हमें निकालना है और I1 क्या हो जाता है 20, तो ये कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो I2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 80 एम्पियर। क्लियर। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला 80 एम्पियर। समझ में आ गया। बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि I2 अपॉन I1 होगा या I1 अपॉन I2 होगा, तो आता हुआ क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में गलत हो जाता है, सिर्फ एक कंफ्यूजन की वजह से। तो इसको आप लोग हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, ट्रांसफार्मर की कोर का क्या उद्देश्य है। जो ट्रांसफार्मर में कोर, किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 2 मेन पार्ट होते हैं। यहां पे मैं ट्रांसफार्मर आपको दिखा देता हूं बना करके, फिर से बनाता हूं मैं। ये है ट्रांसफार्मर की कोर, और इस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग प्लेस करते हैं। ये हमारी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर के मेन 2 कंपोनेंट या मेन 2 पार्ट्स क्या हो गए, एक हो गया हमारा कोर और दूसरा हो गया वाइंडिंग्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनका काम क्या होता है, तो कोर में क्या होता है, कोर के अंदर फ्लक्स फ्लो होता है, या कह सकते हैं कोर के ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जगह कौन प्रदान करता है, कोर, ठीक है। अब कोर के अंदर फ्लक्स फ्लो होता है, क्योंकि जब प्राइमरी में फ्लक्स फ्लो होगा, ये मैं फ्लक्स आपको दिखा देता हूं, ये जो कोर प्राइमरी का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी की तरफ जाएगा। ये ग्रीन कलर से जो हमने दिखाया है वो फ्लक्स है, ठीक है। अब फ्लक्स ऐसा हमें मटेरियल लेना है कि भाई ये फ्लक्स क्या हो, आसानी से फ्लो हो। फ्लक्स कैसे फ्लो, आसानी से, मतलब इसमें कोई भी अवरोध ना हो। तो मैग्नेटिक सर्किट में जो चीज फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वो क्या है, करंट है। ये चीज आप लोग समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट है, अगर उसका इक्विवेलेंट हम जाए मैग्नेटिक सर्किट में, तो क्या कहलाएगा, फ्लक्स। करंट को कौन रोकता है,
सबको पता होगा करंट को कौन रोकता है? रेजिस्टेंस। करंट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतनी कम करंट फ्लो होगी। अब ऐसे फ्लक्स को कौन रोकता है? फ्लक्स के फ्लो को कौन अपोज करेगा? तो जैसे यहां पे रेजिस्टेंस है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या है? रिलक्टेंस। क्या है? रिलक्टेंस। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कंपैरिजन करके याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। यहां पे जो करंट, वहां फ्लक्स। करंट को कौन रोकता है? रेजिस्टेंस। फ्लक्स को कौन रोकता है? रिलक्टेंस। तो आप जरा बताओ कि कोर कैसी होनी चाहिए, जिसका रिलक्टेंस हाई हो या जिसका रिलक्टेंस लो हो? तो भाई फ्लक्स आसानी से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाना चाहिए ना, क्योंकि फ्लक्स अगर नहीं गया तो क्या होगा? एनर्जी नहीं ट्रांसफर होगी। तो ऐसा यहां पे हमें मटेरियल लगाना है कोर का कि जिसका रिलक्टेंस क्या हो? मिनिमम हो। देखो रिलक्टेंस अपोज करता है फ्लक्स के फ्लो को। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाई रिलक्टेंस पाथ, लो रिलक्टेंस पाथ, हाई इंडक्टेंस पाथ, हाई कैपेसिटेंस पाथ। तो अभी हमने जैसे आपको बताया, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? लो रिलक्टेंस। क्लियर? समझ में आ गया? लो रिलक्टेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितना कम रिलक्टेंस होगा कोर का, उतनी आसानी से फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांसफार्मर कोर को कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन है हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे यहाँ पे। वैसे मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का कोर बनाया जाता है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ये रेक्टेंगुलर कोर मैंने दिखाई है। अब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? दो टाइप के लॉसेस होते हैं। एक होता है बेटा कांस्टेंट लॉस और दूसरा होता है वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस कहां पे होता है? कोर के अंदर होता है। कांस्टेंट लॉस कहां पे होगा? कोर के अंदर। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है हिस्टेरिसिस और दूसरा होता है एडी करंट। ठीक है, तो भाई कोर के अंदर ये दो लॉसेस हैं, हिस्टेरिसिस और एडी करंट। तो कोर का काम क्या होगा? भाई ये लॉसेस क्या हो? कम हो। और लॉसेस क्या होना चाहिए? कोई भी मशीन है उसमें लॉसेस कम से कम होना चाहिए। इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लो मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए, 10 क्वेश्चन कितना हो गया? वो इनपुट हो गया। अगर हमें आपने अगले दिन 8 क्वेश्चन बताए तो 2 क्वेश्चन क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 80%। लेकिन आपने मान लो मुझे 6 क्वेश्चन बताए आउटपुट में, जब मैंने आपसे अगले दिन आउटपुट लिया तो आप सिर्फ 6 क्वेश्चन बता पाए। हमने आपको इनपुट 10 दिया था, लेकिन आउटपुट हमें कितना मिला? 6। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी? 60%। तो बताओ 60% वाला बच्चा अच्छा है कि 80% वाला? तो 80% वाला अच्छा है। तो एफिशिएंसी कब बढ़ रही है? जब लॉसेस क्या हो? मिनिमम हो। लॉसेस कब मिनिमम होंगे? जब कोर ऐसी डिजाइन की जाए जिसमें हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस क्या हो? मिनिमम हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोर को किस चीज के लिए कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो इसका आंसर है हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए कोर को डिजाइन किया जाता है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आमतौर से बनी होती है। ऑप्शन है स्टील, आयरन, कॉपर, इस्पात, लोहा या मिश्र धातु। अब ये वाला क्वेश्चन भी, अभी जो हमने इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया कि ट्रांसफार्मर में 2 पार्ट होते हैं, कोर और वाइंडिंग। अभी पूछ रहा है कि वाइंडिंग किससे बनी होगी। तो वाइंडिंग किसकी बनी होती है? तो कॉपर की होगी या तो एल्यूमिनियम की होगी। अब वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि क्या है। यही चीज हमें क्या करना? लॉसेस को मिनिमाइज करना है। तो ये कोर हो गई ट्रांसफार्मर की, इसके ऊपर हम करते हैं वाइंडिंग। ये वाइंडिंग हो गई। ठीक है, अब वाइंडिंग में जब करंट आई फ्लो करेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा R, तो इसमें एक लॉस होता है जिसको बोलते हैं बेटा कॉपर लॉस, I²R लॉस। इसको बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली 2 ही लॉस होते हैं, एक होता है कॉपर लॉस और एक इससे पहले जो हमने डिस्कस किया आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस। आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस 2 टाइप का होता है, एक हिस्टेरिसिस और एक एडी करंट। तो हिस्टेरिसिस और एडी करंट को कम करना है तो उसके हिसाब से कोर का डिजाइन कर लेते हैं। अगर हमें I²R या कॉपर लॉस कम करना है, क्योंकि लॉस कम करना है ना, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो लॉस को कम करना है तो हमें एक ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो। तो वो मटेरियल कौन सा है? कॉपर। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जितनी भी मोटरें होती हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसकी वाइंडिंग जो होती है कॉपर की होती है, और कुछ बहुत एल्यूमिनियम की भी होती है। तो हम लोग कहते हैं ना कि कॉपर वाली हमें मशीन चाहिए, कॉपर की वाइंडिंग हो, वो ज्यादा अच्छी है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि उसमें कॉपर लॉसेस क्या होंगे? कम से कम होंगे। मतलब वो इफिशियंसी, मतलब उसमें आपका बिजली की बचत या एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा। तो कॉपर की वाइंडिंग का हम यूज करेंगे किसी भी मशीन की वाइंडिंग को डिजाइन करने में। तो इसका आंसर
कॉपर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर का तेल उपयोग करने से पहले इंसुलेशन सामग्री होती थी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का तेल सबको पता होगा किसका काम करता है, वो एज अ इंसुलेशन का काम करता है या कूलिंग का काम करता है। तो आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग का काम कर रहा है वो ऑयल के थ्रू करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑयल से पहले हम किस चीज का यूज करते थे। तो ये क्वेश्चन आपको याद ही करना है। इसमें हवा से निम्न ग्रेड प्रेस बोर्ड, लो ग्रेड प्रेस्ड इन एयर, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ये आप लोग याद रखेंगे क्वेश्चन। ये ऑयल से पहले कूलिंग जो होती थी इसके माध्यम से की जाती थी। अब हम लोग अगले पोर्शन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तेल का वह गुण नहीं है जिसे ट्रांसफार्मर में उपयोग करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मतलब आपको बता रहा है कि ट्रांसफार्मर जो तेल भरते हैं उसमें कौन कौन से गुण होते हैं और कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो, ट्रांसफार्मर के अंदर जब तेल जो भरा जाता है, ऑयल, ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर जो ये ऑयल है, ऑयल का काम क्या होता है, कूलिंग। इसका काम क्या होता है, कूलिंग प्रोवाइड करना। अब ये ऑयल में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला तो ये है कि ऑयल का जो ज्वलन पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, हाई, क्योंकि ज्वलन पॉइंट हाई नहीं होगा तो क्या होगा, आग लग जाएगी। दूसरा क्या है, इसकी लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। लो विस्कोसिटी मतलब ये ऑयल आसानी से फ्लो हो जाए, ऐसा ना हो कि जाम हो जाए, तो उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तीसरा क्या, अचालक होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। क्यों इंसुलेटर होना चाहिए भाई, नहीं तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, हाई केमिकल स्टेबिलिटी, लो विस्कोसिटी, लो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, हाई फ्लैश पॉइंट। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला क्या है, करेक्ट आंसर है कि लो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ट्रांसफार्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। ट्रांसफार्मर का जब ऑयल का टेस्टिंग करते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ये बताता है कि ऑयल किस वोल्टेज पे, कितने मैक्सिमम वोल्टेज पे वो पंक्चर हो जाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पंक्चर या उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग इसको याद रखेंगे, 35 kV। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं सो 35 kV, अलग अलग रेटिंग के लिए अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे 35 kV जो है मैक्सिमम ट्रांसफार्मरों में यही होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर स्थापना का हिस्सा नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, बुकोज रिले ये होती है, ब्रीदर भी होता है, कंजर्वेटर, जो सबसे ऊपर आपने टैंक देखा होगा जिसके थ्रू ऑयल भरते हैं तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटर, ठीक है। तो कंजर्वेटर भी होता है, एक्साइटर। अब एक्साइटर क्या होता है, एक्साइटर होते हैं मोटर या जनरेटर में, जब फील्ड वाइंडिंग को हमें सप्लाई देनी होती है, डीसी सप्लाई, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। वो चीज क्या होती है, जनरेटर या मोटर में प्रेजेंट होती है। ट्रांसफार्मर में कोई भी हमें एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एक्साइटर, ठीक है। ट्रांसफार्मर का वह भाग, अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफार्मर का वह भाग जो बाहर से दिखाई देता है। मैं क्वेश्चन आपके सामने दिखा देता हूं, ट्रांसफार्मर का वह भाग जो बाहर से दिखाई देता है, प्राइमरी वाइंडिंग, बुशिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, कोर। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सबने ट्रांसफार्मर देखा होगा। वाइंडिंग्स क्या होती है, उसके अंदर होती है। कोर भी क्या होता है, मेन टैंक के अंदर होती है। और बुशिंग्स आप लोगों ने देखा होगा, बुशिंग्स चीनी मिट्टी की जो बनी होती है, जहां से कनेक्शंस होता है, जो सप्लाई आती है जहां से सप्लाई लेते हैं वो बुशिंग के थ्रू होता है। तो यही भाग जो है हम लोग देख पाते हैं, चीनी मिट्टी का जो बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बुशिंग्स। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग, अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग हमेशा हाई वोल्टेज होती है, हमेशा लो वोल्टेज होती है, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज दोनों हो सकती है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, अभी हमने आपको ट्रांसफार्मर यहां पे बनाया था, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। तो हम मान लेते हैं एक तरफ HV है
और एक तरफ क्या है, LV है, या फिर इधर LV है या फिर क्या है, इधर HV है। ठीक है, LV HV कैसे डिजाइन होता है, जिधर वाइंडिंग्स के टर्न्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, वो HV वाइंडिंग होगी, और जिधर वाइंडिंग्स के टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे, वो LV वाइंडिंग होगी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग हमेशा क्या LV होगी या HV होगी, या LV होगी या HV होगी प्राइमरी वाइंडिंग। तो देखो ये क्वेश्चन समझो थोड़ा सा कैसे है, ये प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग LV या HV होगी, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये कब फिक्स होगा, जब ट्रांसफार्मर को एक्चुअल हम जब यूज में लाएंगे। मान लो जो आप लोग ट्रांसफार्मर देखते हैं जब रोड पे निकलते हैं, तो वहां पे जो आता है 11,000 की सप्लाई आती है, और नीचे आउटपुट पे हमें LT सप्लाई मिलती है। तो जहां पे 11,000 सप्लाई आ रही है वो क्या हो गया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। जो नीचे हमें सप्लाई जहां से मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब क्या हो सकता है, इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कोई फिक्स नहीं है। हम इधर सप्लाई दे दें तो क्या हो जाएगी, ये प्राइमरी हो जाएगी। अगर हम इधर सप्लाई दे दें तो ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी हो जाएगी हमारे लिए। तो इस ट्रांसफार्मर को जब हम यूज में लाएंगे तब प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्स होगी, तब हम कहेंगे कि LV है प्राइमरी और HV है सेकेंडरी, या फिर इसका उल्टा हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसी भी ट्रांसफार्मर ऐसा LV और HV फिक्स होगी। एक ट्रांसफार्मर आप लेके आ गए किसी कंपनी से, तो उसमें जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वो हमेशा क्या होगी, HV वाइंडिंग होगी, और जिधर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है, वो हमेशा क्या होगी, LV वाइंडिंग होगी। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी आप कह दें तो ये आप तब तक नहीं कह पाएंगे जब तक आप उस पर सप्लाई कनेक्ट नहीं करेंगे, मतलब जब तक आप उसको यूज में नहीं लाएंगे। जब आप उसको यूज में ले आएंगे तो आप देख लेंगे किधर से सप्लाई आ रही है वो प्राइमरी, किधर से हम आउटपुट ले रहे हैं वो सेकेंडरी। ठीक है, जब तक आप उसको ऐसे रखे हुए हैं तब तक तो LV HV फिक्स है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी फिक्स नहीं है। तो हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकती है, हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग हो सकती है, लो या हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकती है। ये क्या होगा, दोनों हो सकती है। ठीक है, लो या हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों हो सकती है। सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है 14, ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या अधिक होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग में, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, प्राथमिक वाइंडिंग में, माध्यमिक या सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इसको मैंने अभी बताया कि फेरों की संख्या किधर ज्यादा होगी, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। और वो वाइंडिंग कौन सी होगी, HV वाइंडिंग होगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, फैराडे का नियम क्या कहता है। इसको हमेशा अगर आप लोग भूल जाते हैं तो इस टाइप से याद कर सकते हैं, E इक्वल टू माइनस N d∅dt। ये फैराडे का नियम कहलाता है। अब ये E प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, तो देखो यहां पे किस वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होगी। देखो जिधर टर्न्स की संख्या अधिक होगी उधर का वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा। तो कहां पे ज्यादा होगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। एक क्वेश्चन और पूछा सकता है, किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होगी। तो भाई देखो यहाँ फेरों की संख्या अगर कम हो गई तो EMF जो इंड्यूस होगा वो कम हो जाएगा, मतलब LV वाइंडिंग होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वो HV वाइंडिंग, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम वो LV वाइंडिंग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि टर्न्स की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक है तो ट्रांसफार्मर को कहा जाता है। अब यहां पे हम लोग ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये क्या है, N1 और ये है N2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि टर्न्स की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक है, ये सेकेंडरी ना, सेकेंडरी में क्या है, ये अधिक है, तो ये ट्रांसफार्मर कैसा कहलाएगा। तो यहां पे क्या होगा, जो V2 होगा वो ज्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि भाई E इक्वल टू N d∅dt, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उधर का वोल्टेज ज्यादा। अब यहाँ पे क्या देखो, ये वोल्टेज को ज्यादा कर रहा है, प्राइमरी में वोल्टेज कम है, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकंड नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रांसफार्मर 1:1 ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं 1:1 ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक्चुअली जो होता है ट्रांसफार्मर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन, और तीसरा होता है 1:1 ट्रांसफार्मर। ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक। यहाँ पे N1 है नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे क्या है N2 है, यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं इनपुट पे V1 है और यहाँ पे V2 है। स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होगा, अब क्या होगा, जो वोल्टेज को बढ़ाए, मतलब V2 ज्यादा हो, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेप अप।
स्टेप डाउन क्या होगा? जहां पे आउटपुट वोल्टेज कम हो, इसको बोलेंगे स्टेप डाउन। अब एक ट्रांसफार्मर होता है जहां पे क्या हो, V1 और V2 क्या हो, बराबर हो, इसको बोलते हैं 1:1 ट्रांसफार्मर। 1:1 क्यों? क्योंकि इधर भी सेम है और इधर भी वोल्टेज सेम है, तो ये होता है 1:1 ट्रांसफार्मर, ना जो वोल्टेज को कम करे ना वोल्टेज को बढ़ाए। तो 1:1 कब पॉसिबल होगा? जब N1 इक्वल टू क्या हो जाए, N2। तो इस टाइप का ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? 1:1 ट्रांसफार्मर। अब क्वेश्चन क्या है कि 1:1 ट्रांसफार्मर का यूज कहां किया जाता है? तो इसको मैं आपको बता देता हूं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। अगर मान लो हमें दो सर्किट हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, उनको क्या करना, आइसोलेट करना है। मान लो एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये है, इनको क्या करना है, आइसोलेट करना, आइसोलेशन में रखना है, ठीक, अलग करना है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की सहायता से, कौन सा ट्रांसफार्मर, 1:1 ट्रांसफार्मर। तो ये इसका एक ही क्वेश्चन जो बनता है 1:1 ट्रांसफार्मर का, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका यूज कहां किया जाता है। तो यूज किया जाता है आइसोलेशन में, सर्किट में किसी भी हिस्से को वैद्युत रूप से अलग करने के लिए, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन में, ठीक, क्योंकि वोल्टेज इधर उधर आइसोलेट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को इंसर्ट करके। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं वहां पे इसका ज्यादा एप्लीकेशन आप देखेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, सैंडविच प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं सैंडविच टाइप की वाइंडिंग, या एक और वाइंडिंग होती है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ये कहां पे यूज होती है। अगर डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब कोर और सेल को मैं यहाँ पे बना देता हूं। ये अभी तक जो हम ट्रांसफार्मर बनाते आ रहे थे, ये है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और सेल टाइप कैसा होता है, ये होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये कैसा है, कोर, और ये है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि दोनों में जो वाइंडिंग्स यूज की जाती है वो कैसी होती हैं। तो कोर टाइप में क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है, और इसमें क्या होता है, सैंडविच टाइप का होता है। इसको हम लोग समझते हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं क्या है। तो इसमें बेटा वाइंडिंग्स होती है ना, इसके ऊपर देखो यहां पे होती है ऐसे, ठीक, इसी के अंदर दूसरी वाइंडिंग, तीसरी वाइंडिंग, ऐसे करके। तो क्या होता है, जितनी भी वाइंडिंग हम कर रहे हैं उनका एक सेंटर है, कॉमन सेंटर है ना, देखो ये सेंटर है कॉमन। तो ऐसी वाइंडिंग क्या है, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक कॉमन एक सेंटर है, सेंटर के अक्रॉस एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग, एलवी एचवी ऐसे रखते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर है तो उसमें कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज की जाएगी, और इसमें जो कोर के पास, इसके जो पहली वाली वाइंडिंग है ना, कोर, जस्ट कोर के पास, ये कौन सी वाइंडिंग होगी, ये एलवी होगी या फिर एचवी होगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, हमेशा कोर के जस्ट पास जो वाइंडिंग होती है वो एलवी वाइंडिंग होती है। एलवी वाइंडिंग क्यों होती है, क्योंकि एलवी वाइंडिंग जब इसके पास रखेंगे तो इंसुलेशन क्या होता है, एक वाइंडिंग हमने की एलवी, इसके ऊपर जब हम एचवी करेंगे, ये एचवी वाइंडिंग ना दूसरी वाली, मैं यहाँ फिर से बना लेता हूं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर पहले बता देता हूं आप लोगों को। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर बता रहा था, अब मैं आपको बता रहा था ये क्या हो गई, हमारी एलवी वाइंडिंग हो गई। इसके ऊपर हम करते हैं ये दूसरी वाली, ये हो गई हमारी एचवी वाइंडिंग, ये होती है एचवी, और ये अंदर वाली जो ब्लैक कलर से वो क्या है, एलवी वाइंडिंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि कोर के जस्ट पास कौन सी वाइंडिंग होगी, तो उसका आंसर क्या है, एलवी वाइंडिंग होगी। अब एलवी वाइंडिंग क्यों होगी, इसको हम समझते हैं। क्योंकि इंसुलेशन की जो मोटाई होती है वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है। इंसुलेशन क्या होता है, मान लो ये एलवी वाइंडिंग और ये एचवी वाइंडिंग है, तो इसके बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट तो नहीं रख सकते ना, अगर डायरेक्ट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये इनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, इंसुलेशन, ठीक है। अगर हम एलवी वाइंडिंग को पास में रख देंगे तो वोल्टेज एलवी वाइंडिंग का कम है, तो यहाँ पे जो इंसुलेशन लगाना पड़ेगा वो पतला लगाना पड़ेगा। पतला लगाने से फायदा क्या हो जाएगा, जो हमें अगली वाइंडिंग रखनी पड़ेगी तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। देखो अगर तो एचवी को पहले रख देते तो ये मोटी हुई ना, तो अब इसमें जो एलवी बाद में रखते तो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत ज्यादा मतलब चौड़ा बनाना पड़ता है। जब चौड़ा बनाना पड़ता तो क्या होता है, हमारा कॉपर की कंजम्पशन या कॉपर की लागत ज्यादा जाती, मतलब हमारा पैसा ज्यादा खर्च होता ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने में।
तो ये कॉन्सेंट्रिक टाइप की वाइंडिंग हो गई ट्रांसफार्मर में। अब अगला आ जाते हैं हम लोग, इसमें जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर, जो क्वेश्चन पूछा गया कि सैंडविच टाइप की वाइंडिंग किसमें यूज की जाती है, तो बेटा सैंडविच टाइप की वाइंडिंग यूज की जाती है सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में। सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे सेल टाइप ट्रांसफार्मर बना देता हूँ। ये एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है। अब इसमें हम वाइंडिंग कैसे प्लेस करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, ये होती है एक वाइंडिंग एलवी वाइंडिंग, इसके नीचे क्या कर देते हैं एचवी वाइंडिंग, फिर इसके बाद क्या कर देते हैं एलवी वाइंडिंग, फिर इसके बाद रख देते हैं एचवी वाइंडिंग, एलवी एचवी एलवी एचवी, ठीक है। इस टाइप से होता है। तो देखो जैसे सैंडविच नहीं होती है, सैंडविच में क्या होता है एक नीचे की परत होती है, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ऐसे इस टाइप का ये वाइंडिंग डिजाइन है। ये जो तुम्हारा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है, तो सेल टाइप में कौन सी वाइंडिंग यूज होगी, सैंडविच टाइप वाइंडिंग। तो इसका आंसर क्या है, सैंडविच टाइप वाइंडिंग का यूज कहां किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में, ठीक है। कोर टाइप में कैसी वाइंडिंग होगी, कॉन्सेंट्रिक, और सेल टाइप में कैसी होगी, सैंडविच टाइप। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर आमतौर पर बना होता है सिंगल ब्लॉक से, स्टैकिंग लार्ज नंबर ऑफ सीट से, उपरोक्त किसी भी से नहीं है, इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो, इसका जो आंसर है स्टैकिंग लार्ज नंबर ऑफ सीट्स टुगेदर। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर क्या कहना चाहता है। तो मैंने अभी तक आपको जो कोर दिखाई है कुछ ऐसे दिखाई है, लेकिन कोर एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। क्या होता है कि ये पतले पतले पार्ट से डिवाइड होती है, देखो ऐसे, इसमें पतले पतले पार्ट्स होते हैं, इसको लैमिनेटेड कोर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड कोर। मतलब एक जो समूचा सरफेस है, इसको मैं आपको इस बुक से समझाना चाहता हूं। ये सामने आपको एक सिंगल ये दिखाई दे रहा है ना, इसको ऐसे कोन न बना करके ये पेपर, पतले पतले पेपर को चिपका करके बनाई जाती है, पतले पतले पार्ट्स को चिपका करके बनाई जाती है। इसको स्टैकिंग लार्ज नंबर ऑफ सीट्स टुगेदर, ये कई सारी सीट्स हैं, सीट्स को एक दूसरे के ऊपर चिपका के बनाई जाती है। इससे क्या होता है, एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एडी करंट लॉसेस कैसे इससे कम हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर क्या है, बड़ी संख्या में सीट्स को एक साथ ढेर करके, ये देखो कई सारी सीट्स हैं, इनको ढेर करके कोर बनाया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त लैमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। देखो क्वेश्चन आ गया वही जो अभी हमने आपको दिखाया था कि जो कोर हम बनाते हैं, कोर कैसी होती है, पतले पतले लैमिनेटेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये इस टाइप का, और इसमें क्या होता है, पतले पतले लैमिनेशन होता है, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि जो ये लैमिनेशन है, ये कोर, ये जो लैमिनेशन है, एक पन्ना जो है, इसकी मोटाई कितनी होगी, एक लैमिनेशन की मोटाई कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैमिनेशन की जो मोटाई होती है, अगर 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो होता है 0.25 से 0.50 mm, 0.50 mm, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया 0.25 से 0.40, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्लियर। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डाउन करेंगे, फ्रीक्वेंसी को अप करेंगे। अभी हम 50 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं ना, ये जो डेटा है 50 हर्ट्ज के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें 50 की जगह हम क्या कर दें 60 हर्ट्ज, तो 60 हर्ट्ज पे क्या होगा, ये जो लैमिनेशन की मोटाई है ना वो और कम हो जाएगी, लगभग 0.18 mm के आसपास आ जाएगी। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ लिया कि 60 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, उसमें कोर की जो लैमिनेशन है उसकी मोटाई कितनी होगी, तो 0.18। अगर 50 हर्ट्ज का है तो 50 हर्ट्ज के लिए ये डेटा चलता है 0.25 से 0.50 mm, ठीक। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब अगला आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हाई फ्रीक्वेंसी बिजली की आपूर्ति हल्के वजन की होती है, उच्च आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर का आकार कम हो जाता है, उच्च आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर का आकार अधिक हो जाता है, उच्च आवृत्ति पर बिजली की आपूर्ति हल्के वजन की होती है, और उच्च आवृत्ति पर ट्रांसफार्मर का आकार कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक ट्रांसफार्मर की फार्मूला है, ईएमएफ इक्वेशन है, E = -4.44 F φm N PH, ये आप लोगों को पता होगा। तो E = क्या होता है 4.44 F φm N PH, ठीक है। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जब फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर का साइज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर।
ये चीज आप लोग याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो इंडिया अपने कंट्री में जो ट्रांसफार्मर है 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन होते हैं, और जो अमेरिका है जैसे वहां पे क्या होती है 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अमेरिका में जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं और जो इंडिया में ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कौन से बड़े होंगे, इंडिया अपनी कंट्री के जो ट्रांसफार्मर उनका साइज क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। और यूएसए या अमेरिका की जब बात करेंगे तो वहां फ्रीक्वेंसी 60 होती है, तो वहां ट्रांसफार्मर का साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उच्च आवृत्ति की बिजली आपूर्ति हल्के वजन की होती है, और उच्च आवृत्ति का ट्रांसफार्मर का आकार कम हो जाता है। ये बिजली की आपूर्ति हल्के वजन की होती है। तो ये हम लोग जब सिंक्रोनस जनरेटर की बात करेंगे तो वहां पे इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी तक यही समझो कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है तो वहां पे लाइट वेट के इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे। तो ये करेक्ट आंसर क्या है, इसका चौथा वाला है। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्किट में केवल एक चुंबकीय सर्किट होता है, ट्रांसफार्मर निश्चित रूप से है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस टाइप के ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसका एक ही रास्ता होता है। तो हमने दो टाइप के ट्रांसफार्मर पढ़े हैं अभी। पहला पढ़ा है कोर टाइप के ट्रांसफार्मर, ये कोर टाइप के ट्रांसफार्मर बना हुआ है। और अभी हमने इससे पहले पढ़ा था सेल टाइप का ट्रांसफार्मर, जिसमें हम यूज करते थे सैंडविच टाइप की वाइंडिंग। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें मैग्नेटिक सर्किट का जो रास्ता होगा एक होगा और किसमें दो होगा। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक सर्किट को बनाते हैं या फ्लक्स बनाते हैं तो फ्लक्स कुछ ऐसा फ्लो होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या एक रास्ता है, किसमें, कोर टाइप वाले में, ठीक। और सेल टाइप में फ्लक्स जो होता है उसके दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता ये वाला हो गया और एक रास्ता ये वाला हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसमें एक चुंबकीय सर्किट होता है, एक किसमें होता है, कोर टाइप में, और सेल टाइप में कितने होते हैं, दो चुंबकीय परिपथ होते हैं, दो, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसमें दो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं, दो रास्ते होते हैं मैग्नेटिक सर्किट के, तो वो कैसा हो जाएगा, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। क्लियर। अब हम लोग अगला आ जाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की सबसे आम, प्रसिद्ध और अपनाई गई विधि कौन सी है। अब भाई ट्रांसफार्मर जब काम करता है तो हमें उसमें कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जब गर्मियां बढ़ती हैं या लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। करंट के बढ़ने से आई स्क्वायर आर लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है, कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कूलिंग किससे करते हैं, ऑयल से करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा होता है ना, तो आमतौर पे सबसे कॉमन जो विधि हम लोग अपनाते हैं वो कौन सी है, ऑयल कूलिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल कूलिंग। इसके अलावा और भी कूलिंग करते हैं, जैसे कि एयर ब्लास्ट कूलिंग है, नेचुरल एयर कूलिंग है, या ऑयल कूलिंग है, और भी पानी के द्वारा कूलिंग होता है। लेकिन सबसे कॉमन कौन सी है, ऑयल कूलिंग, ठीक, सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तीसरा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक विद्युत ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य है। कंजर्वेटर को मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो ये मेन टैंक हो गया, मेन टैंक के ऊपर होता है ये कंजर्वेटर, ठीक, ऐसे होता है। और यहाँ पे एक फनल लगा होता है, इसके थ्रू ऑयल क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर भरा जाता है, ठीक है। तो कंजर्वेटर का कार्य क्या है, जरूरत के समय ट्रांसफार्मर को कूलिंग ऑयल की आपूर्ति करे, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए ताजी हवा प्रदान करे, गर्म होने के कारण तेल खर्च होने पर ट्रांसफार्मर को नुकसान से बचाए, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गर्म होने के कारण तेल खर्च होने पर ट्रांसफार्मर को नुकसान से बचाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जब ऑयल यहाँ पे हीट होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और कंप्रेशन होगा, मतलब ऑयल फैलेगा और टुकड़ेगा, ठीक है, कोई भी लिक्विड है तो अगर यहाँ पे ये क्या करता है, ये थोड़ा सा स्पेस, मतलब जो ऑयल फैलेगा यहाँ से फैल के ऊपर की तरफ चला जाता है, कंजर्वेटर में चला जाता है, ठीक है। अगर मान लो कंजर्वेटर ना होता यहाँ पे तो क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर का टाइम क्या कर सकता था, ब्लास्ट कर सकता था। तो कंजर्वेटर ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपैंड ड्यू टू हीटिंग। हीट जब कोई भी हम लोग देखते हैं, जब किसी भी लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होगा, और मान लो कंजर्वेटर ऊपर वाला पोर्शन ना होता तो ये इस टैंक को फाड़ देगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑयल यहाँ से ऊपर होते हुए कंजर्वेटर में जगह जो होती है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपैंड ड्यू टू हीट। क्लियर, समझ में आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक तेल नेचुरल ऑयल कूलिंग विधि की कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण इतने ही रेटिंग के ट्रांसफार्मर अपनाई जाती है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेचुरल ऑयल कूलिंग कितने रेटिंग के ट्रांसफार्मर तक यूज किया जाता है। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा।
तो ये नॉर्मली क्या होता है, 3000 kVA के जो ट्रांसफार्मर है यहां तक हम नेचुरल ऑयल कूलिंग का यूज करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, ब्रीदर, ब्रीदर में किस केमिकल का यूज किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रीदर ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब काम में आता है तो एटमॉस्फेरिक एयर, जो बाहरी वातावरण की एयर है, उसको अंदर की तरफ खींचता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे बना करके ब्रीदर को। तो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारा क्या हो गया, कंजर्वेटर हो गया, और इसी से एक अटैच होता है ब्रीदर, यहाँ पे ऐसे लगा होता है ब्रीदर। इसमें भरा होता है सिलिका जेल। क्या भरा होता है? सिलिका जेल। ठीक है, अब ये जब एटमॉस्फेरिक जो ये एयर है, एयर क्या होती है, ब्रीदर के थ्रू ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। ब्रीद मतलब क्या होता है, सांस लेना। ये ऑयल भरा है, ठीक है। ब्रीद, ब्रीद करना मतलब जैसे हम लोग ब्रीद करते हैं, तो ब्रीद करते तो क्या करते हैं, बाहर की हवा अपने अंदर जाती है। ऐसे ट्रांसफार्मर जब वर्किंग में आता है तो वो ब्रीद करता है, तो ये एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर जाएगी। अब एटमॉस्फेरिक एयर जो वातावरण की एयर है उसमें क्या होती है, नमी। अगर नमी इस ऑयल के अंदर चली गई, ऑयल से मिक्स हो गई, तो क्या होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, ये ऑयल जल्दी फेलियर कर सकता है या इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बन सकती है। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए कि भाई कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि ये जो नमी है एयर में वो क्या हो जाए, यहीं पे खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम भरते हैं इसमें सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, नमी को अवशोषित कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका जेल। क्लियर। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, सिलिका जेल का कलर कैसा होता है? देखो, जब सिलिका जेल हम लोग फ्रेश भरते हैं, जब एकदम फ्रेश रहता है स्टार्टिंग में, तो उसका कलर कैसा होता है, नीला कलर होता है। ये सब लोग याद रखेंगे, कैसा कलर होता है, स्टार्टिंग में नीला। और जैसे जैसे ये एयर को क्या करता है, अपनी तरफ सूखता है, एयर को अपनी तरफ लेता है, और जब उसकी नमी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये क्या होता है, पहले तो हल्का सा हो जाएगा पिंक कलर का। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपने इसको रिप्लेस नहीं किया तो कैसा हो जाएगा, ये कलर लेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलर लेस। समझ में आ गया? जो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला ब्रीदर का काम क्या है, दूसरा ब्रीदर में क्या भरा होता है, सिलिका जेल। सिलिका जेल का प्रारंभिक कलर कैसा होता है, नीला, और जब वो नमी को सोखता रहता है लगातार तो नीले से धीरे धीरे बदलेगा पिंक, और पिंक के बाद क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलिका जेल का प्रारंभिक कलर कैसा होता है, तो आप वहां करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, नीला, और अंत में उसका कलर कैसा हो जाता है, या तो ऑप्शन में अगर आपको पिंक दिया तो पिंक लगाएंगे, अगर पिंक नहीं दिया तो क्या लगाएंगे, कलरलेस। क्लियर। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं ब्रीदर या सिलिका जेल वाले कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बुकोज रिले का काम क्या है। क्वेश्चन कह रहा है बुकोज रिले किसके खिलाफ हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो बुकोज रिले को हम लोग पहले समझ लेते हैं, बुकोज रिले होती क्या है। तो बुकोज रिले बेसिकली एक सुरक्षा डिवाइस है। ये हमारा क्या हो गया, कंजर्वेटर हो गया, ये हमारा हो गया मेन टैंक हो गया, और इसके बीच में लगी होती है बुकोज रिले। क्लियर। तो क्वेश्चन कई पूछ लिया था, बुकोज रिले कहां लगी होती है, तो बुकोज रिले कहां लगी होती है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी होती है। दूसरा पूछा जाता है बुकोज रिले कितने रेटिंग के ट्रांसफार्मर पे लगाया जाता है। तो अगर आपका ट्रांसफार्मर 500 kVA का है या 500 kVA के ऊपर है, तो वहां पे आपको बुकोज रिले लगा सकते हैं। और अगर आपका 1000 kVA के ऊपर का ट्रांसफार्मर, तो बुकोज रिले क्या कंपलसरी है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुकोज रिले कितने रेटिंग के ट्रांसफार्मर से लगाते हैं, 500 kVA, कंपलसरी कहां पे, 1000 kVA के ऊपर का अगर आप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो वहां पे आपको बुकोज रिले लगाना एकदम मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछा था, बुकोज रिले का काम क्या है। अब ये रिले है, मतलब ये सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये सुरक्षा किससे प्रदान करती है, अगर इस ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ भी फॉल्ट आ जाए, ये ट्रांसफार्मर के अंदर मेन टैंक है ना, इसके अंदर क्या रखा है, वाइंडिंग और कोर है। ठीक, अगर इसके अंदर कुछ भी खराबी आ जाए तो ये बुकोज रिले ऑपरेट होती है। ठीक है, अगर इस ट्रांसफार्मर के बाहर जहां से हम सप्लाई ले रहे हैं या इस पे जहां सप्लाई आ रही है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आए तब ये बुकोज रिले ऑपरेट नहीं होगी। मेन इसका काम क्या, आंतरिक जो फॉल्ट हैं उससे सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर की बिजली की खराबी, आउटगोइंग फीडर में ट्रांसफार्मर के बाहर की बिजली खराबी, बाहरी और आंतरिक और निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ये किससे सुरक्षा प्रदान करती है, आंतरिक फॉल्ट, जितने भी आंतरिक फॉल्ट होते हैं उससे सुरक्षा प्रदान करती है बुकोज रिले। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेचुरल एयर कूलिंग
कितने रेटिंग के ट्रांसफार्मर तक यूज की जाती है। अभी हमने कूलिंग बताया था ना, इससे पहला वाला क्वेश्चन था नेचुरल ऑयल कूलिंग, वो था 3000 केवीए के ट्रांसफार्मर तक यूज की जाती है। अब आ गया नेचुरल एयर, तो इसका बेटा आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, इसका आंसर है 1.5 केवीए। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, नेचुरल एयर कूलिंग की लिमिट कितनी है, कहां तक के ट्रांसफार्मर, 1.5 एमवीए, सॉरी एमवीए, केवीए मैंने बोल दिया था, एमवीए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं पहले, आइडियल और प्रैक्टिकल चीजें क्या होती हैं। तो आइडियल एक ट्रांसफार्मर ये है, क्लियर। अब जो ट्रांसफार्मर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइडियल ट्रांसफार्मर, एक होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब आइडियल प्रैक्टिकल क्या है, जैसे आइडियल बच्चे होते हैं और प्रैक्टिकल बच्चे होते हैं। आइडियल बच्चे मतलब उनको हमने जितना बताया, आउटपुट इनपुट दिया, हमें आउटपुट पे उतना मिल गया, मतलब उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 100%। मतलब हमने जितना यहाँ पे इनपुट दिया और हमें आउटपुट यहाँ पे उतना मिल गया, तो ऐसी कोई भी डिवाइस क्या कहलाएगी, आइडियल। क्लियर। तो ये कब पॉसिबल है, जब इसमें लॉसेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए बेटा, लॉसेस क्या हो जाए, जीरो। जब लॉसेस जीरो हो जाएंगे तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, इनपुट आउटपुट, मतलब इसकी एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, 100%। तो ये आइडियल हो गया। लेकिन क्या ऐसा कभी पॉसिबल है, कोई भी चीज आइडियल हो सकती है, नहीं, कभी भी कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती है, वो आइडियल के समीप हो सकती है। जैसे कि आपको मैंने 10 क्वेश्चन बताए, तो आप मुझे 10 क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ आप 10 क्वेश्चन के पास हो सकते हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है उसके पास हो सकते हैं, मतलब आपकी एफिशिएंसी मतलब 100% के पास हो सकती है, मतलब आप प्रैक्टिकल होंगे, कभी भी आइडियल नहीं होंगे। तो आइडियल में क्या होंगे, लॉसेस क्या होंगे, जीरो होंगे। तो लॉसेस जीरो होंगे, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, प्रैक्टिकल में लॉसेस जीरो नहीं होंगे, तो कोई नुकसान, लॉसेस और मैग्नेटिक लीकेज ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉसेस या मैग्नेटिक लीकेज, लीकेज मतलब क्या, जो फ्लक्स ये लीक कर जाता है यहाँ पे, तो कोई भी चीज लीक कर गया तो बेटा क्या हो गया, कम ही मिलेगा ना फिर आउटपुट पे हमें, तो आउटपुट पे कम मिलेगा तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो लीकेज और लॉसेस क्या हो जाए, जीरो, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल ट्रांसफार्मर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 29। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की लोड पर अधिकतम दक्षता होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की कब होती है। तो इसके लिए बेटा याद कर लो, जब किसी भी ट्रांसफार्मर में जो कांस्टेंट लॉस हो, किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या हो, जो हमारे कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस किसके बराबर हो जाए, कॉपर लॉस के बराबर हो जाएं। ठीक है, कांस्टेंट लॉस का दूसरा नाम क्या, आयरन लॉस। क्या दूसरा नाम है, आयरन लॉस। कॉपर लॉस का दूसरा नाम क्या है, I2R लॉस। ठीक है, जब ये लॉसेस क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उसमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जब कॉपर लॉसेस क्या हो, आयरन लॉसेस के बराबर हो जाएं। क्लियर, समझ में आ गया। ये कंडीशन आप लोग याद रखेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन के कांस्टेंट लॉसेस कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस के बराबर हों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत अभिव्यक्ति है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा पहले ही। फॉर्मूला क्या है, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि पहले दिया I1 N1, तो यहाँ पे क्या है, I1 N1 I2 N2, ये वाला सही है। ठीक है, I1 V1, देखो यहाँ पे I1 V1 ये वाला भी सही है। I1 N2 यही वाला क्या है हमारा यहाँ पे गलत है, क्योंकि I1 के साथ क्या आएगा, N1 आता हमेशा। ठीक है, तो I1 N2 ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर 30 नंबर का क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। सिंपल से इक्वेशन है, इसको याद रखना है, इसकी सहायता से क्वेश्चन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी की जो क्वेश्चन है मैं आपको पार्ट 2 इसका दूसरा वीडियो बना दूंगा, वहां पे बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने अभी तक बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।